Hello everybody, I'm Siddharth Gupta, iOS the core team member. I'll be taking your React.js bootcamp. Okay, तो probably बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं होंगे मैं कौन हूँ क्या करता हूँ और मैं ही क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे bootcamp. तो मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ. जब तक कभी टाइम है वो जाके देख लो. ओके, एक मिनट. शेयर कर दिया मैंने. अभी 2-3 मिनट है तो वेट करिए. और कोई अभी गिटहब वगैरह पे नहीं है, अकाउंट नहीं बनाया, तो अभी जाके बना लो. और मेरी रिपॉजिटरीज देखनी है या फिर वहां पे जाके देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या है या फिर मैंने क्या क्या बना रखा है. तो यहाँ पे देख सकते हो. इस लिंक पे जाओगे गिटहब पे तो मेरी रीडमी, मेरा प्रोफाइल और मेरी रीडमी सामने दिख जाएगी. रीडमी बस एक फाइल होती है जिसमें तुम्हारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, जस्ट लाइक इंजन. तो वहां पे दिख जाएगा. 'किसी का गिटहब अकाउंट नहीं है तो आज ही बना लेना. ओके, क्योंकि गिटहब से ही क्लोन करेंगे हम रिपॉजिटरीज वगैरह. आज नहीं करेंगे, बट कल या परसों ऑनवर्ड्स करेंगे. ये रीडमी वगैरह बनानी जरूरी नहीं है, बस एक अकाउंट होना जरूरी है. अगर अकाउंट होगा तो मैं जो फोल्डर बताऊंगा जो मेरी प्रोफाइल में से क्लोन करना है, क्लोन मतलब बस कॉपी करना है, डाउनलोड करना होता है, तो वो डाउनलोड कर पाओगे. 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं. ओके. एक फाइल लिख के. हाँ हाँ, आज हम करने नहीं वाले गिटहब का यूज. अभी मैंने आज बता दिया है कि अभी फ्यूचर में करने वाले हैं, तो आज इस वर्कशॉप के बाद बना लेना. 2 मिनट ही लगती है अकाउंट बनाने में.
वैसे कोई इस कैरेक्टर को जानते हो? मैंने जो अपनी रीड में भी लगा रखा है, टाइपिंग एनिमेशन जो है उससे just। हाँ। हाँ। 2 मिनट में शुरू करते हैं। नहीं, लक्ष्मण सबको नहीं पता होता। हाँ, ऑल द मैं खुद भी नहीं हूँ, मुझे बस किसी ने ये एक एनिमे दिखाया था, इसलिए मुझे इसका ही पता है, और कोई नहीं पता। सिर्फ नारुतो ही देखा है मैंने, शुरू से एंड। और बस मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 2 वीक्स हैं अभी, इसलिए अगर मैं आउट ऑफ द ब्लू कुछ बोलता हुआ दिखूँ तो समझ जाना कि दूसरे वाले वीक में कुछ कमेंट है। देख लिया मेरा लिंक्डइन और सब ने? सॉरी, ये सेकंड वाली मीट लीव हो गई थी मेरी। बंद कर देता हूँ शेयर। नहीं पता, किसी को कुछ पता होगा, कुछ तो पता होगा किसी को। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, चलो ये काफी सही चीज बोली कि लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं बोला। और किसी को यूजर इंटरफेस बनाने के काम आता है? और किसी को कुछ पता है? हाँ हाँ, रिएक्ट के बारे में। हाँ, फ्रंट एंड बनाने के काम आता है। हाँ, कृष गांधी ने बोला है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का काम आता है, एसपीए बोलते हैं। काफी सही चीज बताई है ये। कंपोनेंट्स एंड जेएसएक्स कोडिंग, हाँ आज हम समझेंगे कंपोनेंट्स और जेएसएक्स क्या होता है। हाँ, इसलिए ही यही सबसे बड़ी बात है, हम रिएक्ट यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम रियूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तुम एच टी एम एल सी एस एस और जे एस को भी मिक्स करके बना सकते हो कोई भी वेबसाइट, बट रिएक्ट यूज करने का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि वो कुछ रेडीमेड फंक्शंस आपको ला के दे देती है। और सबसे बड़ी बात क्या करती है वो, उसके अलावा कि जो कंपोनेंट्स बनाते हो ना एच टी एम एल सी एस एस जे एस की हेल्प से, वो एक ही जगह पे बन जाता है, सिर्फ रिएक्ट के अंदर बन जाती है वो सब चीजें, सिर्फ फ्रंट एंड ही बनता है ऑब्वियसली। और फ्रंट एंड जो कंपोनेंट्स तुम बनाओगे, बाय कंपोनेंट्स क्या मतलब है मेरा, मैं रिएक्ट की वेबसाइट पे जाके दिखा दूँ। 1 मिनट रुक जाओ, उनकी वेबसाइट को दिखा के एग्जाम्पल दे दूँ।
मेरी वीडियो लैग हो या फिर आवाज़ ना आए तो बता देना, ठीक है? क्योंकि 2 मीट्स में वीडियो चल रही है और दोनों मीट्स में स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है। दोनों में से किसी भी मीट में बता देना ये दिक्कत आए तो, ठीक है? ये वेबसाइट खुल गई है। अब कंपोनेंट्स मैंने बोला था ना, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, यहाँ पे भी किसी ने बोला था। तो कंपोनेंट्स रीयूजेबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कंपोनेंट ही क्या चीज़ है? कंपोनेंट मतलब बस कोई भी चीज़ जो एक वेबसाइट में यूज हो रही है, जैसे ये जो है हमारा ये एक लिंक है, ये कंपोनेंट है। ये रेफरेंस जो लिखा हुआ है, ये बटन या लिंक, ये कंपोनेंट है। ये जो लाइट थीम डार्क थीम को चेंज करने के लिए है, ये कंपोनेंट है। तो बेनिफिट क्या होता है ना रिएक्ट को यूज करने से, कि तुम ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हो और उनको बार बार पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। समझ गए? मैंने अगर लर्न एक बार बना दिया तो अब मैं उसे कहीं पे भी कितनी भी बार यूज कर सकता हूँ। बस मुझे उसको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब जब तुम कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो तुम बस इसको इंपोर्ट करोगे और उसको इंपोर्ट करके कहीं पे भी यूज करने सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे होगी वो सब चीज़ें वो मैं बताऊँ। और क्या बेनिफिट होता है इसका? हाँ, पेज रीलोड नहीं होने देता। जब कोई वेबसाइट पे जाओगे ना, जो HTML CSS से बनी हुई होगी, या रिएक्ट के अलावा ऐसा कोई फ्रेमवर्क जो रीलोडिंग होने देता है, मतलब वो SPA नहीं है, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है और रीलोडिंग होने देता है। जैसे इसका तो एक बहुत बड़ा फीचर है कि ये रीलोड नहीं होने देता पेज को। मतलब इसके अंदर ऐसे कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा बाद में। बट अगर कि ऐसी किसी वेबसाइट पे जाओगे जो लेट्स से जिसमें रीलोडिंग पॉसिबल है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। स्पेशली HTML CSS छोड़ो, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, की रीलोडिंग होती रहती है। किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक कर लो, नैव बार पे क्लिक करोगे, इमेज पे क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे, वहां पे बार बार रीलोड होगा। कुछ भी खोलने के लिए वो रीलोड होता रहेगा। मैं दिखाता हूँ। दिख रही है सबको स्क्रीन? ये एक वेबसाइट है जिसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अभी ये वर्डप्रेस में है, ठीक है? तो इसमें कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो यहाँ लोड होने में टाइम लगा और तुम्हें वो व्हील नहीं दिख रहा ऊपर जो है, बट हर बार क्लिक करने पे वो एक बार पेज लोड होता है, ठीक है? समझ गए ना? जो लोडिंग दिख रही है यहाँ पे इतना स्लो हो रहा है और बार बार लोडिंग हो रही है हर चीज के लिए। ये फोटोज जो नहीं आ रही, वो यही साइन है कि ये लोड हो रहा है पेज, और अभी फोटोज डाउनलोड हो रही हैं सर्वर से। जब डाउनलोड होगी तब पेज दिखेगा। और यहीं पे हम ये वाली वेबसाइट देखते हैं, रिएक्ट। इसमें तुम्हें बता दो मैं किस बटन पे क्लिक करूँ, किसी बटन पे बता दो, जल्दी बताओ कौन से बटन पे क्लिक करूँ। और स्पीड देखना फिर, बस स्पीड से चेंज होता है। लर्न पे कर दूँ, ठीक है? मैं लर्न पे क्लिक कर रहा हूँ और ये बिना लोड हुए ये देखो कितनी तेज पेज आ गया। वो वाली वेबसाइट बहुत सिंपल थी, उसके अंदर बस 10-12 इमेजेस होंगी हर पेज पे, दैट्स इट। ये वेबसाइट देखो, यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स है। ये साइड में एक बार है, ऊपर एक नैव बार है जो स्टिकी है। स्टिकी का नहीं मतलब नहीं पता है तो अभी सर्च कर लेना जब मीट खत्म होगी, ठीक है? CSS में होती है एक चीज, स्टिकी। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी फोटोज और एक बार में लोड हो गया। अब मैं किसी और पे जाता हूँ रेफरेंस पे, ये देखो इतनी जल्दी लोड हो गया। डिफरेंस दिख रहा है ना तुम सबको, कितनी जल्दी लोड हो रहे हैं सब? मैंने कम्युनिटी पे क्लिक किया, एकदम लोड हो गया। मैं रैंडमली कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है किसी सीक्वेंस में क्लिक कर रहा हूँ इसलिए जल्दी लोड हो रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हो ना कितनी सारी इमेजेस है, स्टिल इतनी जल्दी लोड हो गया सब। ये मैंने थीम चेंज करी, थीम भी इंस्टेंटली चेंज हो गई। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट पे थीम चेंज करने जाओगे ना तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, क्योंकि वो पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि उसको पूरी की पूरी एक नई वेबसाइट चाहिए जो लाइट थीम के अंदर हो। वो भेजेगा फ्रंट एंड पे, वो जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो डाउनलोड होगी, उसमें पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है।
मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, ये जो मेरी वेबसाइट है। दिख रही है सबको? हाँ, इसके अंदर बहुत सारी एनिमेशन है और इसके लिए इतनी जल्दी लोड हो जाती है। ये सब इसलिए ही है क्योंकि ये रिएक्ट में बनी हुई है। मतलब ये एग्जैक्टली रिएक्ट में नहीं है, ये रिएक्ट से एक और स्टेप फर्दर होता है, नेक्स्ट। ठीक है, ये उसमें बनी हुई है बट स्टिल बेस जो होता है वो रिएक्ट ही होता है। तो यही बात है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लोडिंग की। मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ वो एकदम लोड हो जाता है। इसलिए आज की डेट में सारे ये सारी कंपनीज जो है वो यही यूज़ कर रही है। अब मेन चीज़ पे आते हैं। ये पता है किसी को कि रिएक्ट की सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ हो रही है, और एंगुलर, व्यू, स्वेल्ट, ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो क्यों नहीं यूज़ हो रहे? ये पता है किसी को? रिएक्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ की होती है, मतलब हर स्टार्टअप की या कोई भी वेबसाइट सबसे पहले बनती है तो रिएक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों है? अरे तो कोई रीज़न होगा ना रिएक्ट में। अमन अमान बोल रहा है कि क्योंकि सारी कंपनी का कोड ही रिएक्ट में है। कोई रीज़न होगा ना कि रिएक्ट में कोड आया क्यों है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर तो और भी उसमें होता है, और बाकी फ्रेमवर्क्स में भी होता है, एंगुलर, सबका ही होता है ये। पर फिर भी रीज़न है कि ये रिएक्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। पॉपुलर किसी रीजन पे बनी है ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? सरप्रीत। और फ्रेमवर्क्स में भी नहीं होता, एंगुलर में भी नहीं होता। एंगुलर जो है वो गूगल बैक्ड है, और फेसबुक जो है वो फेसबुक ने रिएक्ट बनाई है। स्टिल रिएक्ट ज़्यादा प्रेफर होती है। हाँ, मेटा की है रिएक्ट, बट एंगुलर को भी गूगल बैक करता है। एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है, मैं लिख देता हूँ, मैं बताता हूँ रीजन। क्या? बेस्ट तो कोई नहीं होता, वही है कि नीड क्या है तुम्हारी। बट बात ये है कि जो भी वेबसाइट बननी शुरू होती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस रिएक्ट होती है। हो सकता है इवेंचुअली उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए किसी रीजन से, बट सबसे पहले रिएक्ट ही रहती है। मैं रीजन बताता हूँ। ये है कि रीजन, रिएक्ट का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसका लर्निंग कर्व। एंगुलर पे जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ सीखनी पड़ेगी कुछ भी बनाने के लिए, जबकि रिएक्ट में सब कुछ सीखना और सब कुछ बनाना बहुत ईजी होता है। बनती उससे भी अच्छी वेबसाइट्स है। एक नया फ्रेमवर्क आया है स्वेल्ट नाम से, स्वेल्ट से भी अच्छी वेबसाइट बनती है, बट रिएक्ट की जो अभी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है वो यही है कि उसका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत सही है। कोई भी आता है जिसको बेसिक रिएक्ट भी आती है, इसलिए तुमने ग्रुप में देखा होगा कि जो लिंक शेयर हुआ था क्रैश कोर्स का, जैसे जेएस का, उसमें यही बोला था कि बस बेसिक जावास्क्रिप्ट सीख लो। वो इसलिए ही था क्योंकि रिएक्ट में आने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट होने की नीड ही नहीं है, और कोई एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल का काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहली रिएक्ट वेबसाइट अपनी 3 साल पहले बनाई थी, और मैंने जावास्क्रिप्ट एक दिन में सीखी थी तब। मुझे कुछ नहीं आती थी जावास्क्रिप्ट, उससे पहले मैं बस पाइथन और सी में काम करता था, आज से 3 साल पहले, जब मैं 16 साल का था। ठीक है, तब मैंने सीखी थी सबसे पहले, और तब मुझे बस इतना ही आता था। जावास्क्रिप्ट मैंने एक दिन में सीखी, और उसके बाद मैंने रिएक्ट सीखनी शुरू कर दी। तीसरे दिन से मैंने वेबसाइट बनानी शुरू कर दी उसके अंदर। अच्छी नहीं बनी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था उसके अंदर, बट एटलीस्ट शुरू कर सकते हो तुम। इसलिए रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं वो बहुत सारे हैं। इसके बाद तुम इवेंचुअली एंगुलर या किसी भी फ्रेमवर्क पे शिफ्ट हो सकते हो, बट रिएक्ट की पॉपुलैरिटी का यही रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन। और भी हैं बट सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, और कंपोनेंट ट्री भी किसी ने बोला था, तो कंपोनेंट ट्री का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने अभी वेबसाइट दिखाई थी रिएक्ट की, ठीक है, उसमें एक लर्न कंपोनेंट था, एक बटन था, नैव बार थी उसमें अलग अलग। देखी थी ना सबने? मैं वापस शेयर करता हूँ। ठीक है,
इसमें देख रहे हो एक सर्च बार है, एक ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, लर्न का बटन है, रेफरेंस का बटन है, ब्लॉक का बटन है। ये सारे अलग अलग फ्रेम, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब इन सबको जोड़ दो तो क्या बन गया, हमारा एक नैव बार बन गया। इसको भी तो कंपोनेंट ट्री बोलोगे ना। अगर बहुत सारे बटन मिलके, एक सर्च बार मिलके, एक आइकन मिलके कोई एक कंपोनेंट, बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं, तो वो भी तो एक छोटे कंपोनेंट्स का ट्री बन गया ना, जिससे एक बड़ा कंपोनेंट बन पा रहा है। समझ रहे हो ये चीज, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी का ड्रॉप डाउन है, ये रिएक्ट कॉन्फ्रेंसेस का बटन है, इतने सारे बटन है, ये सब मिलके एक साइड साइड का पैनल बना रहे हैं यहाँ पे। ये बीच का पैनल बन रहा है, ये सब मिलके एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट ट्री बना रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी वेबसाइट बन रही है। ठीक है। और मैं अभी एक चीज दिखाऊंगा, जब हम कोड करना शुरू करेंगे, आज हम इंट्रो कोड ही करेंगे, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं करेंगे। ठीक है। जो डिफिकल्ट चीज होगी वो कल परसों से शुरू होगी, जब मैं गिटहब रेपो को क्लोन करूंगा। अभी काफी स्मूथ सा रहेगी चीजें। तो इन सबको मिला के जब तुम इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हो अलग अलग जगह से, तो एक बहुत ही बड़ा ट्री बन रहा है, जो हर तरफ से लिंक्ड है, अलग अलग चीजें। जैसे ट्री होता है ना, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एक मेन स्टेम होती है और बहुत सारी ब्रांचेस होती है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है रिएक्ट, तुम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हो और उनको मेन ब्रांच से लिंक करते जाते हो सकता है कोई ब्रांच मेन ब्रांच से लिंक ना हो रही हो, वो किसी साइड की ब्रांच से लिंक हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दिखाया तुम्हें, ये साइड का पैनल, ठीक है। ये साइड का पैनल लैंडिंग पेज का पार्ट नहीं है, ये कम्युनिटी पेज के अंदर एक साइड का पैनल है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है। तो ये देखा जाए तो मेन कंपोनेंट से लिंक नहीं है। मेन कंपोनेंट मुझे बता दो यहाँ पे क्या होगा। नैव बार। पर नैव बार नहीं, जब मेन कंपोनेंट का मतलब होता है, जब तुम लैंड करते हो ना किसी भी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें सामने दिखती है वो मेन कंपोनेंट होता है। हाँ, होम पेज पूरा का पूरा ही मेन कंपोनेंट है, नैव बार भी आ रहा है उसके अंदर, सारी इमेजेस भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। बट कम्युनिटी के अंदर जो मैंने तुम्हें रिएक्ट कॉन्फ्रेंस दिखाया, ये उस मेन कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। समझ गए, ये कोई साइड की ब्रांच है, जो कि मेन ब्रांच से लिंक्ड ही नहीं है। ये कम्युनिटी ब्रांच से लिंक्ड है, जो कि इवेंचुअली मेन ब्रांच से लिंक हो रहा है, जो कि है हमारा मेन कंपोनेंट, जो कि है होम पेज। समझ गए ये चीज। हाँ। अमान बोल रहा है कि बॉडी है मेन कंपोनेंट। रिएक्ट में बॉडी नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक है। और मुझे सर बोलना बंद करो भाई, थर्ड ईयर में हूँ मैं। ठीक है। स्पीड का भी मैंने बता दिया तुम्हें क्या होता है। ऐसा करते हैं, स्लाइड बनानी शुरू करते हैं, वो स्लाइड फिर हो सकता है आज शेयर भी कर दें, आज नहीं तो कल तो शेयर कर ही देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे आज इस बूट कैंप में। अब यार इतनी गंदी राइटिंग आ रही है। कोई नहीं यार, आज के लिए एडजस्ट कर लेना। मेरी पहली बार ये वाली। हाँ। तो आज सबसे पहले हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। ये आज नहीं, ओवरऑल का बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और हम बीच में एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट जो होगा ना, उससे ही तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर तुम प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे तो मैं वेस्ट है। हाँ भाई, एक वेबसाइट होगी। एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाएंगे। क्या? कोई बोल रहा था कुछ? मेन प्रोजेक्ट एक वेबसाइट की हम बनाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमने कितनी चीज़ें कवर कर ली है। मैंने जितना तुम्हें बताया था ना उसमें, तुम्हारे पास आया होगा वो मैसेज जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम क्या क्या कवर करेंगे।
मिनिमम तो उतना कवर करेंगे ही। अगर उससे ज़्यादा कवर कर लिया, फिर हो सकता है कि नेटफ्लिक्स वगैरह का भी क्लोन बना ले हम। बट अगर उतना कवर नहीं हो पाया तो थोड़े बेसिक प्रोजेक्ट कवर करेंगे। अभी डिसाइड नहीं किया कौन सा प्रोजेक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा फ्लो कैसा जा रहा है वर्कशॉप का। ओके। मुझे दूसरी बात समझ नहीं आई कि हम कॉपी करने के लेआउट दे देंगे। क्लोन भी तो वही होता है, कॉपी करना होता है उसमें तो। हम्म। वो डिपेंड करेगा ना कि मैं क्या, मतलब तुम्हारा फ्लो कितना चल रहा है। मैं तो क्लोन बनवा दूंगा किसी भी वेबसाइट का, नेटफ्लिक्स का भी क्लोन बनवा दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी क्लोन बनवा दूंगा। डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम सबको आज के बाद या मे बी 2-3 दिन के बाद देखेंगे फ्लो कैसा जा रहा है, फिर सबसे पूछ लेंगे कैसा चाहिए। अगर टाइम रहा तो काफी अच्छी वेबसाइट का क्लोन बनाएंगे। मेरे दिमाग में नेटफ्लिक्स ही है जो मैंने शुरू से सोच रखा है कि ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है। दिमाग में यही लेके चलो कि नेटफ्लिक्स वगैरह का हम क्लोन बनाएंगे, उससे सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके। तो इसके बाद और क्या है? हाँ, बस प्रोजेक्ट बनेंगे, ये हमारा ओवरऑल बूट कैम्प रहेगा। इतनी देर में जितनी देर मैं लिख रहा हूँ, मुझे ये बता दो कोई कि नोड क्या होता है, क्योंकि पहले नोड इंस्टॉल करना जरूरी है। नोड क्या होता है तो बता सकते हैं? नोड जेएस नाम की चीज क्या होती है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब कोई भी चीज होती है जिसका कोड ओपनली अवेलेबल है। रिएक्ट भी ओपन सोर्स है, नोड भी ओपन सोर्स है। हाँ। हाँ। तो बता, तो बैकएंड से ही बोल रहा है अमान, बैकएंड में यूज होती है, बट सिर्फ बैकएंड का पर्पस नहीं है। वो एक रीजन है कि बैकएंड में क्यों यूज होती है। बट नोड अपने आप में उसकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि बैकएंड का कोई फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। जेएस बनी किस लिए थी पता है किसी को? जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो बनी क्यों थी? हाँ, पता है किसी को? ओके, मैं बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट इसलिए बनी थी क्योंकि वेब में तब कोई चीज नहीं थी जिससे लॉजिक डिफाइन कर पाओ। तब हम ऐसे आरामे थे जिसको बोलते हैं इंटरनेट 1.2। ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखता था या इमेज दिख जाती थी तुम्हें। बट लोग क्या चाहते थे कि थोड़ी इंटरेक्टिव बने वेबसाइट, थोड़ी एनिमेशन आए अच्छी खासी। तब क्या वो सिंपल सी सीएसएस की एनिमेशन होती थी कि तुम्हारा लोगो घूम रहा है, कलर कोई ऐसा वगैरह। हाँ। तो जावास्क्रिप्ट बनी ही इसलिए थी कि पॉपअप छापना है वेबसाइट्स पे, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी लॉजिक डिफाइन करता है कि तुम इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा आगे जाके उस बटन पे क्लिक करने से। तो वो सब चीजें डिफाइन करने के लिए। हाँ। हाँ। तो तो भैया हाँ, बेसिकली एग्जैक्टली, ये इसलिए कहीं जावास्क्रिप्ट बनी। क्या कोई कुछ बोल रहा होता है, वापस बोलो। मैं ये कहता भैया कि बेसिकली हम रिएक्ट जेएस कह सकते हैं इसलिए बनी थी ताकि जो हमारे वेब पेजेस हैं उनको थोड़ा अट्रैक्टिवली लुक दे सकें, इसलिए हमने रिएक्ट जेएस इंट्रोड्यूस की थी। रिएक्ट जेएस की बात नहीं होती थी, अभी तो जावास्क्रिप्ट की बात हो रही थी कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्यों बनी थी। अच्छा, वो बनी हाँ, इसलिए थी जावा जिससे, स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, सॉरी सॉरी। हाँ, जिससे वो लॉजिक डिफाइन कर पाए। नहीं, ब्यूटी का काम नहीं है जावास्क्रिप्ट का। ब्यूटी देना तो सीएसएस का ही काम है। अभी हम रिएक्ट में भी काम करेंगे, तो ये मत सोचना है कि सीएसएस से बच गए। मैंने बहुतों से बात करी है, उनको लगता है कि रिएक्ट में काम करना शुरू करोगे तो सीएसएस छोड़ देंगे, जो कि इतनी बेकार होती है। सीएसएस से कभी पीछे नहीं छूट सकता अगर वेब डेवलपमेंट करते हो। ठीक है। मगर भैया अभी रिएक्ट सीएसएस में तो काम, थोड़ी इजी लगती है ना। इजी है सीएसएस, मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे इजी लग रही है। इजी लगती है तो बढ़िया बात है। मुझे तो, मतलब मुझे इजी मुश्किल की बात नहीं है, मुझे तो बहुत बेकार लगती थी ये करनी। काम बहुत मोनोटोनस लगता था मुझे। अच्छा, अभी क्योंकि मैं उसमें
फ्लैग बॉक्स और वो ग्रिड और बूट स्ट्रैप कर रहे हैं, मतलब बूट हाँ स्ट्रैप सही स्टार्ट है, किया। सही है। अभी थोड़ा आगे जाओगे तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, तो इसके बाद, हाँ, मैं कहाँ पे था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो लॉजिकली डिफाइन हुई। और अब जब लॉजिक के लिए डिफाइन हुई है वो चीज़, और सिर्फ वेब के लॉजिक के लिए डिफाइन हुई है, तो वो चलेगी भी तो सिर्फ वेब में ना। किसी ने कुछ सोच के नहीं बनाया है कि वो कंप्यूटर पे भी चलेगी, कहाँ चलेगी। बट चलानी तो इवेंचुअली तुम्हें कंप्यूटर पे ही है। वेब कोड करोगे तो कंप्यूटर पे करोगे ना, कोई वेब पे तो कोड नहीं करता। इसलिए जो है वो नोड जेएस बनी है कि नोड कि तुम जो अपना कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसको वहां पे यूज कर पाओ कंप्यूटर पे भी। इनफैक्ट जो सर्वर होता है, सर्वर भी तो एक तरह का कंप्यूटर ही है ना, जहाँ पे वो कोड स्टोर्ड है, मतलब स्टोर डेटाबेस में स्टोर्ड है। बट जहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, सारी इंटरप्रिटेशन हो रही है, वो सर्वर से ही हो रही है। राइट। तो सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही है जो जेएस को समझने का काम करता है। इसलिए उसको नोड जेएस की जरूरत पड़ती है, सारे कंप्यूटर, सारे सर्वर्स को। और यहीं से डेफिनेशन आती है कि नोड जेएस जो है वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, बहुतों ने बोला था एनवायरनमेंट है वो रन करने के लिए, तो एग्जैक्टली वही चीज है। जावास्क्रिप्ट से वेब में ही चलती है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है अलर्ट नाम से, मैं अलर्ट नाम का फंक्शन चला दूं अगर कंप्यूटर में, तो चल नहीं पाएगा, वो एरर दे देगा कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज लगा दी तुमने। ठीक है, तुम्हें जो इंस्टॉल करना है कर लो, बट वो चलेगा ही नहीं जब तक तुम नोड इंस्टॉल नहीं करोगे। नोड जो है वो इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, कंप्यूटर की रन करने में हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को। समझ गए? इसलिए नोड बैकएंड पे भी काम आता है, क्योंकि इवेंचुअली बैकएंड क्या है, एक सर्वर है। सर्वर क्या है, कंप्यूटर है। समझ रहे हो? जिसको फ्रंट एंड बैक एंड नहीं समझ आता था, अब तो समझ आ ही गया होगा कि फ्रंट एंड क्या है, जो तुम्हें सामने दिख रही है एक वेबसाइट। बैक एंड क्या है, जहाँ पे सारा कोड स्टोर्ड है, जहाँ पे सारा डेटाबेस है, जहाँ से सारी कम्युनिकेशन हो रही है, ब्रेन जो है वो पूरी वेबसाइट का, वो बैक एंड ही है। समझ गए ना? ये बात मैंने बहुत ही ज्यादा लेमैन टर्म में समझाई है, बट मतलब यही है। इजी बट लेंदी, मुझे मतलब समझ नहीं आया। तो नोड मैंने बता दिया क्या है। नोड पहले इंस्टॉल करना होगा। किसी को नहीं पता नोड की वेबसाइट कौन सी है, कहाँ जाना है, तो मैं बताता हूँ। बट खुद भी एक बार नोड जो सर्च करके ट्राई करो, क्योंकि अब रिएक्ट सीखोगे तो वेब डेवलपमेंट करोगे। और वेब डेवलपमेंट या किसी भी तरह की कोडिंग करते हो तो डीबगिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, और उसके लिए सर्च करना आना चाहिए। जिसको सर्च करना आ गया, उसका मोटा पैकेज लग जाता है। मुझे अपनी सारी जॉब, सारे इंटर्नशिप या जितनी प्रोजेक्ट मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि मैंने अपनी सर्चिंग स्किल इम्प्रूव करी थी। स्किल मेरे पास, ओरिजिनल स्किल तो बहुत कम थी, बता रहा हूँ ना, मैंने एक दिन में जावास्क्रिप्ट सीखी। अब जिसने एक दिन में जावास्क्रिप्ट सीखी है, उसको कितनी जावास्क्रिप्ट आती होगी? मैं कोई भी लैंग्वेज एक ही दिन में सीखता हूँ, उसके बाद बस उसमें काम करता हूँ, उससे मुझे नॉलेज मिलती है उसकी। सी प्लस प्लस भी जो मैंने पहली बार सीखी थी वो एक दिन में सीखी थी। तो सर्चिंग स्किल आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट दिखा दी है, मैं लिंक भी भेज रहा हूँ इसका। इस पे जाओ। क्या? बढ़िया, यही होना चाहिए। मतलब मिनिमम टाइम देना चाहिए तुम्हें, फोकस दो, और मिनिमम टाइम में सीखो। और पहला प्रोजेक्ट बना लो बस उस चीज में। जब पहला प्रोजेक्ट बनाओगे तब बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद तो लर्निंग होती है। बढ़िया भाई, मुझे गिटहब का लिंक देना अपनी, और गिटहब पे नहीं है तो मैं सिखा दूंगा कैसे डालना है आगे की आने वाली क्लासेस में, तब भेज देना। ठीक है, तब तक यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो। तुम्हें जो भी तुम्हारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। जैसे मेरा मैक ओएस है तो वो दिखा रहा है कि इसके लिए डाउनलोड कर लो। और एलटीएस वाले डालना, करंट वाला मत डालना, उसकी नीड नहीं है। सिर्फ लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है एलटीएस का, मतलब तो ये डाल लो अभी। कोई लिनक्स यूज कर रहा है यहाँ पे? उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि कमांड वगैरह लिखनी होगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
बाकी विंडोज और मैक वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी। कोई बता दो, कोई अगर लिनक्स यूज कर रहा है, मैं करता हूँ, तो मैं बता दूंगा उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो। मैं यूज करता हूँ लिनक्स, तो बता दो अगर कोई करता है और उसको प्रॉब्लम आएगी। अगर हो तो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना हो रहा है, बट हो रहा है वंश। ओके, कोई दिक्कत आया तो बता देना वंश, ठीक है। ग्रुप पे मैसेज कर देना मुझे टैग करके, सिद्धार्थ गुप्ता है नाम, तो मुझे टैग कर देना। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। हो गया सबका, हो गया एक बार। 4-5 लोग बता दो अगर हो गया उनका तो। डाउनलोड हो गया तो बता दो। डाउनलोड होने के इंस्टॉल कर लिया। ओके, मैं 1 मिनट और रुक रहा हूँ, इंस्टॉल कर लो। अगर इंस्टॉल किसी का ना हो पाए तो मुझे बता देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना, इस वाली मीट के बाद देख लेंगे। थोड़ी सी देर में वो शुरू कर रहा है। आर्यन हो सके तो अभी लिंक भेज दो इसका, या जो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है अभी, इंटेल क्लब से हो। हाँ, 5 का ऑप्शन दे रहा है वो। ऐड टू पाथ तो अभी ऐड टू पाथ मत करो, जरूरत नहीं है उसकी। जो भी उसका, हाँ, जो भी उसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है बस वही कर दो। पाथ तो बाद में चेंज हो जाता है। हम्म। चलो वो होता रहेगा, तब तक मैं आगे बता देता हूँ। वापस रिएक्ट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। नोड ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो इंस्टॉल करनी पड़ती है। नोड, एक डॉक्यूमेंटेशन खोल रहा हूँ दिखाने के लिए। हर चीज जो मैं बताऊंगा ना, या तो मैं कोड करके बताऊंगा या फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन से बताऊंगा। लिखूंगा बहुत कम, जिससे तुम्हें सब चीजें सामने दिखती रहें। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। अभी नहीं आएगा तो 2 महीने 3 महीने बाद, जब भी तुम्हारी पहली इंटर्नशिप, या मान लो पहली इंटर्नशिप में भी नीड ना पड़ी, तो पहली जॉब में सर्चिंग और ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वहां पर तुम्हें आना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। और ओपन सोर्स में अगर बाई चांस किसी को पता है ओपन सोर्स क्या होता है, तो बहुत ही जरूरी है फिर तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि तुम जीबीज में जो कोड होता है वो समझ पाओ, उसके अंदर देख पाओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद उसको डीबग भी कर पाओ। ये सब डॉक्यूमेंट, इन सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़नी पड़ती है, कि तुम्हें पता तो नहीं है ना कि वो कोड का पर्पस क्या है। जैसे लेट से मैं पांडास में काम कर रहा हूँ आजकल। पांडास, आई एम अज्यूमिंग किसी को तो पता ही होगा कि पांडास वन ऑफ द बेसिक लाइब्रेरीज है जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में काम आती है। तो मैं पांडास, हाँ वही, पता है भाई पांडा के पांडास बारे ये में। है। और हाँ, तो वो किस पे बेस्ड है, नमपाई पे बेस्ड है। और मैं पाइथन पांडास पे ही आजकल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तुम पांडास की गिटहब पे जाओगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें टॉप की किसी इशू में या तो मेरा कमेंट कमेंट दिख जाएगा, या फिर तुम्हें ये दिख जाएगा कि मैं असाइंड हूँ वहाँ पे। तो भैया मेरी आप गिटहब पाइथन पे वाली, बेसिकली काम करते हैं? हाँ मैं मशीन लर्निंग में भी करता हूँ। अच्छा, मैं पाइथन सीख रहा हूँ ना, दोनों चीज़ में कर रहा हूँ। रिएक्ट तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ ना, मशीन लर्निंग मैंने अभी रिसेंटली शुरू करी है। अच्छा। नहीं भाई, डेटा साइंटिस्ट काफी काफी एडवांस चीज होती है। मैं काफी बेसिक एमएल में करता हूँ, मतलब अभी कंप्यूटर विजन, बेसिक मतलब इतना ही बेसिक नहीं कि जो तुम जितना पढ़ रहे होगे अभी कॉलेज में। बेसिक मतलब जैसे कंप्यूटर विजन में जो काम होते हैं, फेस रिकग्निशन, इमोशन रिकग्निशन, इन सब में काम कर रहा हूँ। बट मेरा रिएक्ट में या जितना वेब डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, उसके कंपैरिजन में एमएल कुछ भी नहीं है मेरा एक्सपीरियंस अभी।
ठीक है। अच्छा, डिप्लोमा से काफ़ी, फिर तो काफ़ी लैंग्वेज सीख रखी होगी तुमने। क्या, थर्ड सेमेस्टर? ये तो तुम अभी कॉलेज का बता रहे होगे ना? यूएसए का, हाँ। मैं डिप्लोमा का पूछ रहा था कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें करी होगी। तो बताता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ठीक। एनपीएम के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? एनपीएम क्या होता है? किसके बारे में भैया? एनपीएम, एनपीएम। नहीं। नोड पैकेज नहीं। मैनेजर। हाँ, नोड पैकेज मैनेजर होता है। तो जितने भी ये लैंग्वेजेस होती है ना जो थोड़ी एडवांस हो चुकी होती है, सही बोल रहे हो, नोड पैकेज मैनेजर, तो जितने भी एडवांस थोड़ी मतलब उनमें फ्रेमवर्क्स बन चुके होते हैं, लाइब्रेरी यूज हो रही होती है, तो यहाँ पे एक पैकेज मैनेजर होता है। पैकेज क्या होता है? बेसिकली लोग अपना कोड लिख देते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे एग्जांपल देते हो तो पांडास का ही ले लो, मैं जिसमें काम करता हूँ। तो पांडास क्या काम है उसका? वो डेटा मैनिपुलेशन करता है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कि जो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं एक्सेल की, सीएसवी की, उनको मैनिपुलेट करता है, उनके अंदर डेटा चेंज करता है, शो करता है, अलग अलग चीजें करता है। तो अब ये जो पांडास बन चुका है, ठीक है, इसको मैं अपने पास इंस्टॉल कैसे करूँ और यूज करना कैसे शुरू करूँ? ठीक है, इसके लिए पैकेज मैनेजर होता है। पांडास अगर तुम अपने पास इंस्टॉल कर रहे हो या किसी भी कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें एक पैकेज मैनेजर चाहिए होगा। वो बनी, जो भी चीज बनी है, लेट्स से रिएक्ट या फिर पांडास, वो एज अ लाइब्रेरी बनती है, ठीक है, बट जब तुम उसे अपने सिस्टम पर डालते हो तो एज अ पैकेज आ जाता है। वो लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है, बहुत ज्यादा चीजें होती है उसके अंदर। और जब तुम उसको इंस्टॉल करते हो तो सब चीजें नहीं आती उसकी, सिर्फ काम की जितनी चीजें हैं जो लोग सब यूज कर रहे हैं या फिर जो तुम्हें फ्यूचर में यूज आ सकता है, सिर्फ वो चीजें इंस्टॉल होती है। एक लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको कोड कैसे, उस कोड को कैसे यूज करना है वो भी होता है। एग्जाम्पल दे रखे थे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एग्जाम्पल नहीं थे, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो उस लाइब्रेरी के अंदर हर चीज होगी उससे रिलेटेड, वो हर एक क्लास होगी जो उस फंक्शन को बनाने में गई है, जो तुम फंक्शन अपने एक प्रोग्राम में यूज करने वाले हो, ठीक है। सी तो यहाँ पे सबने करी होगी, तो प्रिंट एफ तो सबको ही पता होगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर में सबने करी होगी। तो करी है ना सबने सी? सी करी है ना? बता दो भाई। यस भैया, सी की है सबने फर्स्ट सेमेस्टर में की। हाँ, हाँ। तो सी सबने करी है, तो प्रिंट एफ भी सबको पता होगा। तो प्रिंट एफ जो फंक्शन है, तुम्हें वो कितने 6 शब्दों का लगता है, असली में वो 6 शब्द का नहीं है। उसके अंदर बहुत बहुत सारा कोड गया हुआ है उसको बनाने में, ठीक है। मैं तुम्हें इजीली बता रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ हजार लाइनों का कोड सिर्फ उस एक फंक्शन को बनाने के लिए गया है, ठीक है। जब इतने बड़े बड़े कोड बनते हैं तो उसके लिए लाइब्रेरी बनती है, बट तुम्हें हजार लाइनों का कोड नहीं देंगे वो तुम्हें बहुत छोटा करके कोड दे देंगे, उसको पैकेज बोल देते हैं, इसलिए पैकेज मैनेजर यूज होता है। और जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज मैनेजर है एनपीएम। यान भी एक काफी पॉपुलर पैकेज मैनेजर है, कोई यूज करता है यान को? बताओ, एनपीएम या यान कोई भी यूज करता हो? यान बता दो पहले। नहीं यूज करते, अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई अगर तुम यान यूज नहीं करते, क्योंकि जब मैं तुम्हें सब समझाने, जब कोड कराता फिर मुझे अलग से बताना पड़ता है यान का। नेक्स्ट के लिए किया था। अच्छा, तो एनपीएम भी यूज कर ही सकते हो नेक्स्ट के लिए, यान कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, यान एनपीएम से बना हुआ है। हाँ, तो एनपीएम मैंने बता दिया। जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे रिएक्ट से रिलेटेड या फिर बैकएंड पे काम करते, हाँ यार, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि जब भी तुम बैकएंड फ्रंट एंड पे कुछ भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो एनपीएम ही काम आएगा, एनपीएम के थ्रू ही करोगे। तो लाइब्रेरी बहुत सारी एग्जिस्ट करती है, बट एनपीएम पे सिर्फ वही लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती हैं जो काम की होती है, वही पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हर कोई जाके कोई भी फालतू लाइब्रेरी नहीं डाल सकता, डाल सकते हो
बट एक प्रोसीजर होता है उसके लिए, ठीक है। तो एनपीएम के थ्रू ही इंस्टॉल करनी होती है सारी लाइब्रेरीज, और इसी तरह इंस्टॉल होती हैं। बाकी तरीका कर नहीं पाओगे दूसरी तरीके से इंस्टॉल, तो मैं बताऊंगा वो बहुत लंबा होता है। अरुण कुमार को बहुत नॉलेज है भाई, ये एनपीएम से फास्टर है यार, सही बोल रहे हो। ऑल दो एनपीएम के ऊपर ही बना हुआ है यहाँ, बट वो फास्टर है उससे। बट इस यहाँ पे मैं बता दूंगा, चलो बता दूंगा कि कहाँ पे तुम्हें यान टाइप करना होगा, अगर अगर इन केस कोई यान यूज कर रहे हैं एनपीएम की जगह। ठीक है, अब हम पहला प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं अपना रिएक्ट का। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आ गया हूँ रिएक्ट की, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना, और जो लिखा है वो सब मत देखना, जो मैं दिखाऊंगा बस उतना ही देखना, उतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ना रिएक्ट की नई डॉक्यूमेंटेशन आई है। यहाँ पे रिएक्ट वालों ने खुद ही बोल दिया कि रिएक्ट को यूज मत करो, उसकी जगह जो आगे फ्रेमवर्क है वो यूज करो। ठीक है, जो रिएक्ट से एडवांस हो चुके हैं, मतलब रिएक्ट की बेसिस पर ही आगे बने। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है जिसमें मैं काम करता हूँ, बट तुम सभी इग्नोर करो, पहले रिएक्ट सीखना जरूरी है आगे किसी भी फ्रेमवर्क के लिए। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है तुम्हें। अपना टर्मिनल या अपना वीएस कोड खोल लो सब, या जो भी एडिटर यूज करते हो उसमें अपना टर्मिनल खोल लो बस। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो भी टर्मिनल खोलना है तुम्हें खोल लो एक बार। ठीक, 6-7 लोग यस बोल दो अगर खोल लिया है तो। ठीक है, वीएस कोड में टर्मिनल खोल लो। ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। नोड ओपन नहीं कर सकते भाई, नोड कोई कोड एडिटर नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें कोड करना है तो उसके लिए कोड एडिटर चाहिए होता है, और नोड कोई टर्मिनल भी नहीं है, वो बस एक एनवायरनमेंट है। और समझना है इसके बारे में तो नेट पे सर्च कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं होती समझनी। बस ये समझो कि तुम सारी कमांड्स अपनी टर्मिनल में लिखते हो, और सारा कोड अपना कोड एडिटर में लिखते हो। इन दोनों की नीड पड़नी चाहिए तुम्हें। वैसे शायद एक ये हो भी रहा रिकॉर्ड, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बाद में देख लेना तुम, जो जो भी देखता हूँ। अभी ये सब करने की एकदम नीड नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन दिख रही है, मैंने फुल स्क्रीन शेयर कर दी है। सोनू शर्मा, मैंने, देखो मैं जो बोलूंगा वही करो, मैं हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ तुम्हारी। 1 हफ्ता तो कर ही रहा हूँ, उसके बाद तुम सब चीजें समझ जाओगे, एटलीस्ट इतना कि सब चीजें मतलब बेसिक आ जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा सब चीजें कैसे करनी। ठीक है, तो मैं टर्मिनल खोल रहा हूँ। दिख रही है ना स्क्रीन सबको? एक बार कोई माइक से हाँ बोल दो। नहीं सिद्धार्थ, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कमांड लिख रहा हूँ वही लिखनी है, कोई मैक पे है तो वही लिखनी है, वरना कोई मैक पे नहीं है, मतलब मैक और लिनक्स को छोड़ के विंडोज पे है कोई, तो भैया आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ वो मैंने अभी मीट पे आ रखा हूँ मैं, तो मीट ही बार बार दिखती है। फोल्डर 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 बनाओ एक, रिएक्ट वर्कशॉप नाम से, जिसके अंदर हम सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जल्दी बना लो। अच्छा, सेकंड मीट में दिख नहीं रही क्या? 1 मिनट।
मैंने अभी तक कुछ दिखाया नहीं है, तो चिंता मत करना। बस विंडोज वाले एक बार एक फोल्डर बना लो डेस्कटॉप पर। आई होप बना लिया होगा अभी तक। तो जो मैं कमांड लिख रहा हूँ ना वो लिखना, दिख रही होगी तुम्हें। cd डेस्क मैं तो पहले से खोल रहा हूँ। पहले मैं बाहर जा रहा हूँ। टर्मिनल में तुम देखना, तुम्हें यहाँ तो ये ऐसा टिल्डा कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, इस कैरेक्टर को टिल्डा बोलते हैं, या एक स्लैश दिखेगा। प्रोबेबली जो उस पे होंगे विंडोज पे, उनको एक स्लैश दिख रहा होगा। तो ये कमांड टाइप करो, cd डेस्कटॉप, ठीक है। इससे तुम डेस्कटॉप में आ जाओगे। 1 मिनट रुक जाओ, इमीडिएटली हो। एक सेकेंड, दूसरी इमीडिएटली हो। सॉरी यार, पता नहीं। हेलो, हेलो। पता नहीं यार मेरी म्यूट कैसे लीव हो गई थी। ठीक है, कहाँ तक सुनाई दिया था लास्ट? हाँ, तो एक बार मुझे विंडोज वाला बता दो कि उन्हें टर्मिनल खोलने पे क्या दिख रहा है। टर्मिनल तुम्हारा पावर शेल होगा प्रोबेबली। या ये सब छोड़ो, तुम वीएस कोड खोलो। वीएस कोड में ना यहाँ देखो ऊपर टर्मिनल लिखा होगा। टर्मिनल पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल खोल लो। कर लिया सबने ये? ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद एक बार मुझे कोई बता सकता है उसको कैरेक्टर क्या दिख रहा है? यहाँ पे टिल्डा दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? जो भी दिख रहा हो, तुम सीडी डेस्कटॉप कर लो। और अगर सीडी डेस्कटॉप कमांड काम नहीं कर रही, तो जिस भी फोल्डर में हो ना, उस फोल्डर का नाम याद रख लो। हाँ, ब्रांच ये दिख रहा है ना टिल्डा, तो टिल्डा के आगे सीडी डेस्कटॉप लिख दो, ये कमांड लिख दो, cd स्पेस डेस्कटॉप। इससे तुम मेन डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में चले जाओ। और डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आ गए, उसके बाद यहाँ पे cd लिखो। और जो भी तुम्हारा तुमने अपना फोल्डर का नाम रखा है, मान लो मैं रख दूँ रिएक्ट वर्कशॉप, ठीक है। तो ये लिखना है cd रिएक्ट हाइफन वर्कशॉप। और किसी ने गलती से अगर स्पेस दे दिया ना वर्कशॉप इसके बीच में, किसी ने ये लिख दिया है, ऐसे लिखा है किसी ने, तो तुम्हें क्या करना है? पहले तो कोट लगाना है, कोट रिएक्ट वर्कशॉप। जितनों ने भी स्पेस दे दिया ना गलती से, उनको कोट लिखना है अब, ठीक है। ये दिक्कत आएगी उनको अब हमेशा। यार कहाँ तक सुना था मीटली? कहाँ तक सुना था लास्ट?
हेलो, कहाँ तक सुना तुम्हें? CD स्पेस। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ आगे। मुझे विंडोज में सुनने को आ रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, जिस भी डायरेक्टरी में हो ना, तो तुम्हें टिल्डा तो पक्का दिख रहा होगा टर्मिनल के अंदर, जो तुमने VS कोड में खोला है। तो सीधा ये कमांड लिख दो जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जो मैं लिख रहा हूँ वो मत लिखना अभी। पहले मैं अपना फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं आ गया इस फोल्डर के अंदर, मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कमांड क्या लिखनी है? npx लिखना है, गलती से कोई भी npm मत लिख देना। ठीक है, पूरे कंप्यूटर के अंदर रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगी, रिएक्ट ऐप। ये हमें करना नहीं है, सिर्फ npx लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में करते रहो। रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, हाइफन दे के लिखना है ये सब। ये जो बीच में कैरेक्टर होता है इसको हाइफन बोलते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर स्पेस देना है। npx के बाद एक स्पेस है, क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखा है मैंने। फिर इसके बाद एक और स्पेस है। इसके बाद क्या लिखना है तुम्हें? क्या नाम दें? लिख देते हैं Day 1। ठीक है, मैंने अपनी ऐप को नाम दे दिया Day 1। जिसने यहाँ तक कर लिया होगा उसको कुछ प्रोग्रेस दिख रही होगी। ये देखो, ये दिखा रहा है क्रिएटिंग न्यू रिएक्ट ऐप। अभी थोड़ा क्या नहीं आ रहा? ये कुड नॉट रिकॉर्ड। अच्छा, और किसी को बताता हूँ एक। और किसी को एनपीएक्स वाला इशू आ रहा है कि कमांड नॉट रिकॉग्नाइज? सारी विंडोज वालों को आ रहा है क्या? अच्छा, तो ऐसा करेंगे। भाई मेरे में एरर आ रहा है। हाँ, वहीं पे कुछ इशू हो गया होगा, वो ठीक से वहाँ पे दिक्कत आई होगी। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई होगी, तो मैं बता दूंगा। ऐसा करेंगे, उसके लिए ना एक अलग से मीट रख लेंगे, वरना अभी जो फ्लो है वर्कशॉप तो वो खराब हो जाएगा। और अभी टाइम भी होने वाला है, उसके बाद मेरी एक मीट है दूसरी। तो ऐसा करेंगे, आज कोई टाइम बता दो। तुम सब ग्रुप पे लिख देना, विंडोज वाले जितने भी हो, कि किस टाइम पे करना सही रहेगा। आज ही ये रिजॉल्व कर देंगे इशू, तो उसके लिए एक मीट रख लेंगे। तो जिसको भी आना है, iOS जो यूएसआर वाला ग्रुप है उसमें बता देना। यार मुझे ना देखना पड़ेगा एक बार विंडोज में कि तुमने क्या कहाँ पे इशू क्रिएट किया होगा। मतलब मेरे लिए ऑब्वियस है और तुम्हारे लिए क्या? डाउनलोड करो और फिर इंस्टॉल करो, मैंने ये बोला था। उसके बाद इशू नहीं आना चाहिए, बीच में कोई प्रॉब्लम आई होगी, या फिर हो सकता है नोड में कुछ चेंजेस आए हो जिसकी वजह से ये हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये जो वर्कशॉप है ना, रिकॉर्ड हो रही है और एंड के 10 मिनट ही बचे हैं, तो बस एंड के 10 मिनट की वर्कशॉप दोबारा देख लेना। अगर अभी हो भी जाता तो। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जो ग्रुप है उसमें सब बता दो कि कौन सा टाइम सही रहेगा। बस 9:15 के बाद का टाइम बताना मुझे, 9:15 के बाद का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रुप में भी लिख दो सब। ग्रुप में भी लिख देना जिससे मुझे पता रहे कि सब अग्री कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो बहुत टाइम इंस्टॉल हो। हाँ बोलो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ वो चीज़। हाँ, तो मैं पहले ही बता रहा था कि ये देखो इंस्टॉल हो रही है मेरे में रिएक्ट ऐप। इसको ना हम एक और तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि तुम अपने सारे मॉड्यूल्स, ये दिख रहा है तुम्हें, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, CRA, इसके अलावा कम से कम 100 और मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चाहो तो तुम ये सारे इंडिविजुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। पर ये जो एक कमांड है ये बनी ही इसलिए है
जिससे तुम लोग एक कमांड में पूरी की पूरी अपनी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करके अपनी कोडिंग शुरू कर पाओ, 100 मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली इंस्टॉल करने की जगह। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने वाली है, बस ऐसे 100 और मॉड्यूल्स हैं, मैंने बताया। ओके, तो हाँ, तो बता रहा था कि ऐसे 100 और मॉड्यूल्स है, तो कोई कोशिश मत करना पूरी रिएक्ट ऐप को अलग से कंपाइल करने की। कि एक कमांड होती है जो 2-3 मिनट लेती है या 1 मिनट, इंस्टॉल कर देती है ये रिएक्ट ऐप। अभी मैं बस फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसके बाद हम मीट एंड कर देंगे। उसका जो रियल कोडिंग है वो कल से शुरू करेंगे, आज इंट्रोडक्शन दिया मैंने। कोई मुझसे कुछ पूछ रहा था यार, वापस बता दो कि कुछ कैसे करना है, मैं सुन नहीं पाया था तब। यार ये फालतू चीजें मत पूछो। वायरस के अंदर इम्प्लांट करना तो ऑब्वियसली जो भी तुमने लाइब्रेरी या जो भी तुम्हारा प्रोग्राम बनाया है वो किसी और को भेजो अपना प्रोग्राम। जब वो इंस्टॉल करेगा प्रोग्राम, लेट्स से वो प्रोग्राम विंडोज के लिए बनाया है, ठीक है, विंडोज 7 के लिए, तुम्हें तो पहले खुद पता होना चाहिए कि वो जो प्रोग्राम है वो किसके साथ कंपैटिबल है। मान लो तुमने प्रोग्राम बनाया विंडोज के लिए और दे दिया लिनक्स यूजर को, लिनक्स यूजर के पास वो असर ही नहीं करेगा, क्योंकि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है, उसके अंदर कोई लूप होल ही नहीं है जो इतनी इजीली तुम एक्सप्लॉइट कर पाओ। ठीक है, तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए, और बस फिर वो जो भी वायरस का तुमने प्रोग्राम बनाया उसकी exe फाइल किसी को भेज दो। और जो ये मुझसे पूछ रहा है उससे बच के रहना है फिर। ठीक है, क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। अमान भाई, हो ही रही है वीडियो रिकॉर्ड, मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी कर रहा है, कोई कर तो रहा है, वो शेयर कर देगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैंने इतना बता दिया तुम्हें। इसके बाद वो इशू रिजॉल्व करने के लिए हम रख लेंगे एक वीक। जो मैं तुम्हें कमांड्स बता रहा हूँ ना, वो कहीं तुम लिख लो। ये जो कमांड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज रोज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। रोज हम सीधा कोडिंग शुरू करेंगे, मैं बस बताऊंगा कि ये इस नाम से फोल्डर बनाना है और तुम शुरू कर दोगे। ठीक है, एक मीट में मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, दूसरी में भी शेयर हो गई? नहीं, दूसरी में नहीं शेयर। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, बट सबको समझ नहीं आती ना डॉक्यूमेंटेशन, बिगिनर्स है बहुत सारे। हाँ, तो अब तो सबको स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैंने बताया था सबसे पहले ये वाली कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख लो। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके आगे स्पेस देके जो भी अपनी ऐप का नाम रखना है वो रख लो। बस ऐप के नाम में कोई स्पेस नहीं देनी। कोडिंग में जो भी तुम नाम रखते हो हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने day 1 लिखा है, यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं दी है। आई होप सबने लिख ली होगी ये वाली कमांड, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। बाकी डॉक्यूमेंटेशन से किसी को समझना हो तो समझ लेना, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि यही कर लो, तुम्हें तुम्हारा ढूंढने में काम जाएगा, बहुत चीजें होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारी और कमांड लिखी हुई है, वो देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं इस कमांड पे। तो जब भी तुम्हें अपनी रिएक्ट ऐप में काम करना शुरू करना होता है ना अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या करते हैं हम हमेशा उस प्रोजेक्ट में पहले एंटर करते हैं। बताता हूँ, दिख रही है ये कमांड अब? day 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्रोजेक्ट नाम कोई भी लिख सकते हो अपना, बस स्पेस नहीं देना। टर्मिनल में लिखनी है, और टर्मिनल में देखना है कहाँ पे फोल्डर है तुम्हारा। अगर नहीं पता कैसे देखते हैं फोल्डर, तो उसके लिए वो 10 बजे वाली वर्कशॉप में 10 बजे वाली मीट में करेंगे सब इशू रिजॉल्व। अभी तुम बस ये कमांड लिख लो, या फिर किसी को कंप्यूटर पे चला के देखनी है और उसमें एरर नहीं आ रहा तो कर लेना ये भी चीज। हो गया सबकी कमांड?
हाँ स्पेस है, npx के बाद स्पेस है और ऐप के बाद स्पेस है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी कमांड आएगी। जब तुम ये कमांड चलाओगे और कोई एरर नहीं आएगा लेट से, तो हाँ, पर तुम्हें वो सब इग्नोर करना है, बस इस कमांड पे ध्यान देना। मैं इस कमांड का मतलब बताता हूँ। cd day1 का मतलब क्या है। तो जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करते हो ना, तो टर्मिनल को समझ नहीं आता कि तुम किस प्रोजेक्ट में हो। तुम मान लो तुमने एडिटर में अपना खोल लिया वो प्रोजेक्ट, ठीक है, बट जब तुम रन करोगे ना उस प्रोजेक्ट को वेब के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसको, उस टर्मिनल को पहले उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, उस डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए ये cd कमांड होती है। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब इसकी डिटेल्स तुम्हें देखनी है तो तुम कोई वीडियो देख लेना, उसमें काफी सारी कमांड्स बताते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बस तुम्हें अगर उस डायरेक्टरी में घुसना है तो cd कमांड होती है। बाकी 10 बजे वाली मीट में बताऊंगा मैं कि cd कब काम करती है और कब काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसने मुझे बोला है कि cd करो, तो मैं कर लूंगा cd। कर लिया मैंने cd। अब देख रहे हो रिएक्ट वर्कशॉप से ये आ गया day1 पे। और मैंने सबसे पहले, तुम्हें याद होगा तो मैंने सबसे पहले डेस्कटॉप पे रीडायरेक्ट किया था अपने आप को। डेस्कटॉप पे रीडायरेक्ट किया, उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया था रिएक्ट वर्कशॉप नाम से। और रिएक्ट वर्कशॉप नाम से फोल्डर बनाने के बाद मैं पहले इस फोल्डर के अंदर गया था रिएक्ट वर्कशॉप, और फिर उसके बाद मैं day1 नाम के फोल्डर के अंदर गया, जो मैंने अभी रिएक्ट ऐप बनाई है। day1 इज इक्वल्स टू मेरी रिएक्ट ऐप जो भी बन रही है। समझ आ रहा है ना सबको ये बात। आशीष भाई, न्यू मेथड यूज कर लूंगा मैं, बीट वाला। बीट ही बोल रहे होगे ना तुम। बट थर्ड पार्टी सॉफ्ट उस यूज करने से अच्छा तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप ही कर लो। ये सब बिगनर्स है ना, जब रिएक्ट के बाद कोई नेक्स्ट करना शुरू करेगा तो उसको फिर कंफ्यूजन आएगी कि मैं बीट से करूँ या क्रिएट सीआरए वाला यूज करूँ। तो इसलिए हाँ, मतलब काफी सारे बिगनर्स है, तो इसलिए मैं नया मेथड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, और चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है। मैं पहले ही ऑन कर रहा हूँ, ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ये जो मैंने लिखा है, ये आउटडेट हो चुका है इस पॉइंट पे। ठीक है, बट तुम एक बार ये सीख लोगे ना, इसका सपोर्ट खत्म नहीं हुआ, बस आउटडेट हुआ है। पर तुम अभी भी इसको यूज कर सकते हो, और एक बार इसको यूज करना सीख लोगे उसके बाद तुम बीट वगैरह जो भी न्यू मेथड्स है वो अपने आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इसलिए सीआरए यूज करा रहा हूँ तुम सबको। अब इसके बाद इसने मुझे क्या बोला है, एनपीएम स्टार्ट करो। करता हूँ, मैं बताता हूँ इसका काम क्या होगा। बट एक बार इसने बोला है तो करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये दिखा रहा है ना, इसका मतलब पता है जो एरो दिखा रहा है तुम्हें, इसका मतलब है कि नोड एनवायरनमेंट में एंटर हो चुका है, और नोड एनवायरनमेंट अब मेरे टर्मिनल के अंदर चल रहा है। ये सब जो हो रहा है नोड एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है। ये देखो दिखा दिया, स्टार्टिंग का डेवलपमेंट सर्वर। बहुत तरह के सर्वर होते हैं अलग अलग। डेवलपमेंट सर्वर होता है, प्रोडक्शन सर्वर होता है, और डिप्लॉय, और दोनों के बीच का भी सर्वर होता है। जो मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई थी ना, SG पोलियो नाम से जो मेरी वेबसाइट थी, वो ना ही प्रोडक्शन पे और ना ही डेवलपमेंट पे है, वो दोनों के बीच के सर्वर पे है। प्रोडक्शन पे इसलिए नहीं है वो, क्योंकि अभी मैं मोबाइल की अपीयरेंस उसकी चेंज कर रहा हूँ, तो एक बार चेंज हो जाएगी उसके बाद उसको प्रोडक्शन पे शिफ्ट करूंगा। तो जब तुम अपना कोडिंग शुरू करते हो ना, सबसे पहले वो डेवलपमेंट सर्वर पे ही होता है। बट ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी नहीं है, तुम इवेंचुअली ये सब चीजें खुद समझ जाओगे जब पहले इंटर्नशिप करोगे, या जिसको बहुत इंटरेस्ट होगा वो इसके बारे में पढ़ेगा। तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर शुरू हो चुका है, और ये मुझे क्या बोल रहा है, वन ऑफ योर डिपेंडेंसीज ब्ला ये बस इतना बोल रहा है कि जो हमने तरीका यूज किया है ना, सीआरए क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो अभी सपोर्ट नहीं होता। तुम यूज कर सकते हो बट सपोर्ट नहीं होता। और सिंस वो सपोर्ट नहीं है तो उसके अंदर और भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जो इस पॉइंट पे आउटडेट हो रहे हैं।
तो तुम 1-2 हफ्ता तो बस ये यूज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा वीट भी कैसे यूज करना है। अब तुमने देखा था ना कि मेरा डेवलपमेंट सर्वर शुरू हो गया, डेवलपमेंट सर्वर। तो ये देखो, ये सर्वर मेरा शुरू हुआ है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो? ओके, हाँ दिख रही है। तो ये सर्वर शुरू हुआ है, और जो तुम्हें एक बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड होता है ना, वो ये टेम्पलेट प्रोवाइड होता है। रिएक्ट ने इतनी वेबसाइट तुम्हें बना के दे दी है, तुम इसको खाली कर दो, स्क्रैच से सब शुरू करो, तुम्हारी मर्जी है। बट रिएक्ट जब तुम एक ऐप बनाते हो, तो ये वाला टेम्पलेट वो तुम्हें प्रोवाइड करता है। और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा ना मेरे नैप बार में कि लोकल होस्ट 3000 दे रखा है कुछ। मतलब पता है इसका किसी को? लोकल होस्ट 3000 का। चैट में माइक ओपन करके इसको कैसे बता दो, वेट कर रहा हूँ। आप देखो। हाँ एग्जैक्टली, मुझे किसी ने बोला है कि लोकल होस्ट का मतलब होता है कि तुम अपने पीसी पे होस्ट कर रहे हो, कहीं और तुम नहीं चला सकते। तो एक क्रूड डेफिनेशन ये बहुत सही बोली है। डिटेल में टेक्निकल जाओगे तो अलग अलग चीजें होती हैं, बट बेसिक यही है कि तुम्हारे सिस्टम पर ही होस्टेड है वो अभी एप्लीकेशन। नेट पे कोई नहीं देख सकता अभी उसे, सिर्फ तुम्हारे सिस्टम पे होस्ट है सर्वर, तुम्हारा सिस्टम। हाँ एग्जैक्टली, कोडिंग जब तुम करते हो तुम लोकल होस्ट पे करते हो हमेशा। ठीक है, उसके बाद तुम कहीं पे जाके डिप्लॉय करते हो उसे, जहाँ पे कोई देख सकता है उसको। अब इसके बाद ये 3000 लिखा हुआ है, तो 3000 ना पोर्ट नंबर होता है। अब तुम थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, राहुल सर या कोई भी तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क नाम का सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, तो वहां पे तुम ज्यादा समझोगे पोर्ट क्या होता है और अलग अलग लेयर्स क्या होती हैं कंप्यूटर के अंदर। जब तुम ओएसआई मॉडल पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हें समझ आएगा कि फिजिकल लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है। बट मैं एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ कि जब भी कंप्यूटर में कुछ भी काम होता है ना, तो वो एक पोर्ट को हमेशा साइन होता है, वो काम जो हो रहा होता है। मैं बंद कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग अपनी, जो एक फुल स्क्रीन हो रखी है। हाँ, तो जब भी काम होता है, तो हर एक टास्क एक पोर्ट को असाइन हो रखा होता है, और एक टास्क एक ही पोर्ट को असाइन होता है। कभी एक टास्क दो पोर्ट्स को नहीं मिलता। ठीक है, और ना ही दो और ना ही एक पोर्ट में मल्टीपल टास्क होते हैं, हमेशा एक ही टास्क होता है। तो एक ऐसा समझो कि बस ये 3000 एक टास्क है जो परफॉर्म हो रहा है, और तुम्हारे कंप्यूटर ने 3000 पोर्ट को इस सर्वर को होस्ट करने का काम दे दिया। जो तुमने देखा था ना कि डेवलपमेंट सर्वर शुरू हो गया, तो वो इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि कंप्यूटर ने 3000 पोर्ट को असाइन कर दिया कि लो भाई तुम इस सर्वर को शुरू करो, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सर्वर को चला के रखना। समझ गए सभी इतनी चीज? ये जो 3 कमांड्स मैंने बताई है ना, वो लिख लो, एनपीएक्स तो सबने लिख ली होगी। मैं आगे बता देता हूँ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं मीट में लिख रहा हूँ सीडी प्रोजेक्ट नेम और एनपीएम स्टार्ट। एनपीएम स्टार्ट का मतलब मैं कल बताऊंगा, मैंने दोनों मीट्स में दे दिया। ठीक है, तो इतना समझा दिया मैंने कि 3000 पोर्ट पे तुम्हारा सर्वर शुरू हुआ है, क्योंकि 3000 ही पोर्ट है जहाँ पे तुम्हारे कंप्यूटर ने असाइन किया है। और प्रोबेबली काफी हाई चांसेस है कि जब तुम ये ऐप शुरू करोगे ना, ऑलमोस्ट सबके सिस्टम पे 3000 पोर्ट पर ही ऐप शुरू होगी, क्योंकि 3000 पोर्ट फ्री होता है हमेशा। वो ऐसी चीजों के लिए फ्री होता है, और रिएक्ट ऐप जो है वो हमेशा 3000 सर्वर पे शुरू होती है। एक तरीके से समझो कि उन्होंने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है कि हम 3000 सर्वर पर ही शुरू करेंगे। प्रॉबेबली हो सकता है कि तुम अपना कोई अलग से प्रोग्राम बनाओ, तो तुम उसको बता सकते हो कि कौन से सर्वर पे शुरू होना है। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा वो लेवल जहाँ पे तुम खुद से बता सकते हो कि कौन से पोर्ट पर टास्क को साइन होना चाहिए। बट 99% ऑफ द पीपल यहाँ पे जो है उनके सबके कंप्यूटर पे 3000 पोर्ट पे ही शुरू होगा। और इन केस किसी की डायरेक्टली खुद से वेबसाइट शुरू ना हो, तो तुम ये वाली कमांड लिख देना। कमांड नहीं, बस अपने
ब्राउजर पे जाना, जो भी तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउजर है, डिफॉल्ट ब्राउजर होना जरूरी है, उसमें ये वाला यूआरएल पेस्ट कर देना। ठीक है, इतना ही है अभी के लिए। मैंने आज बेसिकली इंट्रो दिया है तुम्हें। हाँ, विंडोज वालों का नहीं हुआ है, तो मैंने जो बताया ना वो बेसिक चीज़ें हैं, तुम 5 मिनट में ये सब चीज़ें कर सकते हो। आज हमने इंट्रो देखा है, रिएक्ट होती क्या है, क्या सब चीज़ें हैं, और 3 कमांड्स हैं बस बेसिकली जो मेन बताई है मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। वहीं का ऑपरेटिंग सिस्टम का चक्कर है बस उन 3 कमांड्स के लिए। तो 10 बजे हम देखेंगे वो चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, फिर हो जाएगा वो, उसकी चिंता मत करो। अच्छा, ओके। क्रिएट रिएक्ट ऐप जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल नहीं होता विंडोज में पहले से, वो अलग से इंस्टॉल करना होता है। क्या भैया? क्या क्या कह रहे हो आप? इसमें विंडोज में ये इशू होता है कि जो CRA है ना, क्रिएट रिएक्टर, ये एक टेम्पलेट होता है। ये लिनक्स और मैक ओएस में तो साथ में इंस्टॉल हो जाता है जब तुम npx कमांड डालते हो, बट विंडोज में ये पहले से इंस्टॉल नहीं होता, तो इसलिए तुम्हें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये 2 कमांड टर्मिनल खोल के लिख दो, उस आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सा? ये कौन सी कमांड सर, लिखनी है? मैंने भेजी है, वापस भेजता हूँ, 1 मिनट। टर्मिनल खोलो और बस ये 2 कमांड डालो। कौन सी कमांड है? npm ini। इसको npm init बोलते हैं। वंशगर ने भी सही बोला, वो आई जो है वो बस शॉर्ट फॉर्म होती है इंस्टॉल का, तो इंस्टॉल लिखने की जगह बस आई भी लिख सकते हो। भाई नहीं हो रहा अभी भी। शेयर करना फिर स्क्रीन अपनी, और टर्मिनल को क्रॉस मत करना, मुझे देखना है कि क्या कमांड लिखी थी और क्या एरर आया। सर सॉरी बट हाँ, जब बोलो। से आपने डाउनलोड करवाया था ना वो node.js डाउनलोडेड है, उसके क्या बाद से नोड? मतलब नोड आपने node.js डाउनलोड करवाया था हाँ, इंस्टॉल तो कर लिया उसके फिर बाद से हाँ जी इंस्टॉल भी कर लिया सर, वो डाउनलोडेड भी है, उसकी फाइल भी है, बस वो चल नहीं रहा है ओके। वो। कोड एक मुझे बार और डाल वही सकता है पूछना था, कोई चैट पे, कोड एंड नोड का मतलब कोई मैंने नहीं, कोड नहीं पता मैंने चलता। विंडो ही नहीं बना ली, npm वाला। मैंने विंडो ही नहीं बना ली। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। नोड नहीं चल रहा था? नोड मैं का मैं कोई अपने आप में कोई प्रोग्राम नहीं है। बताता हूँ। हाँ नोड इंस्टॉल कर लिया है। नोड इंस्टॉल कर हाँ लिया हमने, हाँ जी और भाई। आपने एक फाइल बोली थी कि डेस्कटॉप पे एक फाइल बना लो। मैं ऐसे ही दिखा देता शेयर करके। हाँ एंटर। मैंने रिएक्ट हाँ के जेएस के नाम से उसने मैंने फाइल बना लिया। हाँ, देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल बना ली है मैंने डेस्कटॉप पे, रिएक्ट के नाम से। फाइल डेस्कटॉप है, पर है। फोल्डर? अच्छा ठीक है, फोल्डर 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 बना यार, लिया। फोल्डर। हाँ। ये रहा हाँ डेस्कटॉप जी। पे मेरा रिएक्ट का फोल्डर है, खाली पड़ा है, अभी कुछ नहीं है इसमें। हम्म, ये टर्मिनल है। हाँ। वेट 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 कैसे टर्मिनल? हाँ, टर्मिनल है ये। विंडोज में उसको पावर शेल बोलते हैं, पावर शेल होगा उसका है तो। है पावर शेल है इसमें, जब रिएक्ट करा था तब आया था। हाँ, ये रहा इसमें। हाँ, वही पावर शेल। तो पावर शेल से करूं या वीएस से कर लूं? VS कोड में भी पावर शेल खोलोगे से, तो वो उसका वही खुलता है। चलो VS मैंने कोड में पावर भी शेल खोल खुलता लिया है। भाई, ठीक है, खोलो। चलो पावर शेल से खोल लिया करते मैंने हैं। पावर ओपन। खुल गया, खुल गया। हाँ LS जी। लिखो एक बार, LS। क्या लिखूं? LS LS एस। एक साथ। हाँ, बस एंटर करो।
ऊपर करना थोड़ा। हाँ जी भैया ऊपर कर लिया। स्क्रॉल होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे, स्क्रॉल करो ऊपर। ओके इसने तो इसमें क्या सब कुछ दिखा डेस्कटॉप दिया दिख मेरे रहा है? सिस्टम में, क्या क्या है आगे। हाँ ओके। अब ये कमांड लिख दो, मैं टाइप कर रहा हूँ। एक मिनट जरा सीखी। ये लिखो जो भेजी। CD ये आगे क्या DSKTOP करना है? CD डेस्कटॉप। मैंने कमांड लिखी सर है, वो ये लिखो। कमांड फाइल पाथ कुछ अलग ही दिखा रहा है, इस पे नहीं दिखा रहा। CD जिसने स्क्रीन शेयर करी है, एक बार वो दिखा देगा तो सही रहेगा ना मुझे। मैंने दिखा तो रखा है, मेरे में तो अलग ही आ रहा है। अरे एक बार मेरी स्क्रीन मीट पे आओ, मैंने कमांड भेजी है, वो वाली एंटर करो। कौन सी? आपने कमांड भेज दिया है। सीडी 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 डेस्कटॉप डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। टेक्स्ट टू। अच्छा डेस्कटॉप, अच्छा भैया पावर सर। एक मिनट रुक जाओ सनहर्षप्रीत, एक बार ना म्यूट कर लो। मैं दीपक के वो कंप्यूटर में एक बार देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, फिर बात कर सकते हैं। मैंने दे ओके दिया सर। अभी सीडी डेस्कटॉप। दिख नहीं रही मुझे कमांड सामने। ये रही। ओके दिख गई। हाँ आ गया ना अब डेस्कटॉप पे। अब हाँ सीडी रिएक्ट लिख दो। ईडी, सॉरी रिएक्ट। सीडी, सी डी आर ई ए सी। जिस नाम से फोल्डर बनाया था वही नाम लिखना है। आ गया ना, अब यहाँ पे भी रिएक्ट के अंदर भी आ गए। अब वो npm हाँ init लिख लिखा है दिया, तुमने? आगे नीचे npm रिएक्ट कर। init एक सेकंड, npm init एनपीएम तो लिखो, नहीं, npm एनपीएम init जो मैंने पहले कमांड भेजी थी वापस भेज रहा हूँ। INIT, INIT एनपीएम। ini हाँ लिख दिया। लिख दिया। मुझे स्क्रीन अटक गई है यार, एक मिनट। मुझे दिख नहीं रहा कुछ, स्क्रीन पे अटकी भी है। ये लो। नहीं दिख रहा भाई। बड़ा कर दिया। तो स्क्रीन शेयरिंग बंद तो नहीं कर दी? नहीं ऑन है। ठीक है। अच्छा ओके, npm init लिख दिया। आगे क्या है, इसको एंटर कर दिया। अब कर दिया मैंने। ओके ये थोड़ा ज्यादा आ गया। हाँ ये आ गया है। दिस यूटिलिटी विल मार्क योर थ्रू क्रिएटिंग अ पैकेज .json file. ठीक है It ठीक है। only covers the most common items and tries to guess sensible defaults. See हाँ अब ये npm वाली help. कमांड लिख दो। हाँ मुझे दिख रहा है, उस पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू Okay. इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो कमांड भेजी है वो लिख दो आगे। npm I create a React app. Okay. Copy. Control. पढ़ाई कर देता हूँ, सबको दिख जाएगा। नहीं एक npm मिनट एक मिनट। नहीं वो कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी। अब जो कमांड लिखी बोली थी वो एंटर कर दो, वही वाली एंटर कर npm दो। I create React app. हाँ हो गया। कंट्रोल लिख दी, यही है ना? npm I हाँ create ये React app. हाँ। एंटर। ओके टाइम ले रहा है ये थोड़ा सा। अब जो कमांड बोल रखी थी वो, मतलब जो मैंने सबसे पहले बताई थी, npx create react app, और उसके आगे हो गया। प्रोजेक्ट का नेम npx लो। इसमें था शायद से। मैंने कमांड भेजी नहीं है, जो पहले मैंने लिखवाई थी ना, सबसे पहले जो मैंने मीट में लिखवाई थी वो लिखी। मैं बोल रहा हूँ nxp npx। एन अच्छा npx, हाँ npx create react app day 1। कोई लिख सकता है प्लीज चैट में? मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट में। हाँ npx मान create लिख React दिए। app day 1। अच्छा लिख दिया, एंटर। हाँ एंटर करो। बन देखो गया। चल रही कमांड। हाँ
अब जब ये हो जाए ना एक बार, सारे इंस्टॉलेशन हो जाए, इसके बाद एक और कमांड बताऊंगा, वो एंटर करके देखना। अगर वो चल गया तो फिर इसका मतलब कि अब कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसमें दिक्कत आई तो फिर एक और तरीका होगा। चल रहा है। इसने बता दिया क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन सी यूजर हाँ, वो तो इस डेस्कटॉप फोल्डर रिएक्ट में A1। चल रहा है। एक बार ये देखना पड़ेगा हर फोल्डर में चल रहा है या नहीं चल रहा। एक चीज देखनी पड़ेगी बस। इंस्टॉल ही हो रहा है अभी। जब हो जाए तो बता दो। तो पता चलता है। दीपक भाई एक बार शुरू से दिखाना, एक बार ये पावर सेल जहाँ से आपने स्टार्ट करा था। बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं इसमें। ओके, जब मेरा इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, आप तब तक किसी और को बता दो। तब तक किसी और को कोई इशू है तो बताओ। कोई ऐसा है जो बहुत लेट आया और किसी ने सुना नहीं? हेलो भैया। हाँ, हाँ भैया, मेरा नहीं हो रहा है। मैंने वो किया था मैंने किया, चैट में लिखा है वो। बेसिकली पता नहीं ये सही है कि npm गलत end है। वाला जो किया था, तो इसके बाद पूछ रहा पैकेज नेम। वो मत करो। एनपीएम मिनट की नीड नहीं है, मत करो। तो फिर क्या करें उसको भैया? कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी कर दो उसको। कंट्रोल सी। हाँ, उससे कमांड कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये हट गया ना वर्जन वो जो। 1.0 कर दिया। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, वो भी हो गया। तो बस एक बार वापस वो कमांड के लिए वापस वो प्रॉम्प्ट मांगना चाहिए उसको। तो कंट्रोल सी करके वो होगा। वापस तुम्हारे पास वो कर्सर आ जाना चाहिए जो आता है। ये लिख रहा है। हाँ ठीक है भैया, हो गया। हो ये गया दिखा ना? रहा है चेंज लॉग HTTP गिटहब का, वो दिखा रहा है। एक बार दिखाओ, मुझे अब स्क्रीन दिखाओ, कोई एरर आया होगा। एक मिनट भैया, दिखा रहा है। ये दिख रहा है भैया? ओके, दिख रहा है। Then- ये हाँ ठीक यहाँ है, पे ठीक है, सही है। ओके, सही है। अब इसके आगे बस वो जो कमांड बोली थी ना, npm i create react app, वो वाले लिख दो। आई लिखा है? क्या है भैया? आई लिखा है? npm i लिखा है? npm i नहीं लिखा है। आई तो लिखना जरूरी है ना, उससे इंस्टॉल होगा। अच्छा, npm सिर्फ i लिखे या पूरा इंस्टॉल लिखे? मर्जी है, शॉर्ट फॉर्म है आई बस। ओके, तो i लिख दिया। i क्रिएट रिएक्ट ऐप, बस इतना लिख के छोड़ देना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। दीपक, वो हो गया क्या इंस्टॉल? हाँ हो गया। एक हो सेकंड, गया। फिक्स हाई सिवियरिटी वल्नरेबिलिटी। बस वो ऐसा कमांड कुछ आ रहा है। वापस आ गया ना? बस वो कर्सर आ गया ना, इतना बताओ मुझे। हाँ, कर्सर आ गया वापस में। भैया, स्टार्ट हो ठीक है। गया ना? और हाँ, ये हाँ, ऐसा इंस्टॉल दिखा हो रहा गया। है स्क्रीन। हैप्पी हैकिंग PS और फिर हाँ, नीचे बढ़िया बढ़िया, हो गया है वो। डन। अब ये वाली कमांड चलो, लिखो दीपक। हाँ क्या सी, ये मैंने भेजी है, ये लिखो CD और उसके आगे स्पेस, स्पेस देके दो दो डैश। डॉट। अच्छा, एक बार मैं ही शेयर कर दूँ। एंटायर स्क्रीन शेयर बोए, शेयर शेयर हो असल जा में हो एक जा। मिनट मैं बता रहा हूँ, अगर ये जो मैं इसको बता रहा हूँ ना दीपक को, अगर वो हो गया इसको तो हटाओ, फिर खोल लो। प्रॉब्लम नहीं आएगी। CD के CD आगे दो डॉट डॉट। डॉट, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे npx वाली कमांड रिएक्ट पूरी हट वापस गया। लिख दो। हाँ, सही हुआ। अब npx वाली कमांड वापस लिख दो। तो मतलब कौन सी थी? npx
npx create react app day 1 ये ना? हाँ, डे 1 की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हो, वो मर्जी है, बस वो तुम्हारी ऐप का नाम हो। अच्छा, तो यहाँ से मेरा रिएक्ट हट गया, कोई तो बात आगे नहीं, क्या वो करूँ अब मैं? हटाना ही था। अरे जो कमांड बोली थी वही लिखो ना, npx वाली। भैया अभी तक हुआ नहीं, वो वहीं पे स्टॉप हुआ है, आइडियल ट्री कंप्लीटेड कुछ लिख के है तो उस पर। 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ अभी स्क्रीन। दीपक वो वाली कमांड लिख दो वापस जो बोली थी। कुछ डाउट है क्या? बहुत सारी कमांड्स बोली थी आपने, इन सब में से कौन सी अरे npx वाली है? तो npx भी की तुमने ऊपर ये जाके एक है। देखी नहीं है डे 1 वाली? हाँ ये ना npx create day 1, हाँ, यही बस ना? मैं ये बोल रहा था कि डे 1 की जगह कुछ और भी नाम लिख सकते हो। हाँ, वही वाली कुमार। npx create day 1 controls, चलो कोई कंट्रोल बात नहीं, कंट्रोल करो, हाँ, एंटर करो करो। एरर एरर एरर। अच्छा ठीक है, यही यही देखना था मुझे। अब जो पहले कमांड बताई थी ना मैंने, npm i वाली, उसका अपडेटेड वर्जन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी दोबारा। अच्छा, npm ये जो भेजी है मैंने ये कमांड, ये लिख। npm i create ig create। ग्लोबल बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं, ग्लोबल बनाना पड़ेगा, बट उसी वरना उसे हर बार यहीं से हो install जाएगा। रिएक्ट जहां पर आ रहा था ना, जो पीछे आपने पीछे लिखवाया है CD डबल डॉट, इस वाले पे आओ पहले कमांड पे, और यहाँ पर फिर आप जो आपने क्रिएट करी है ना यहाँ डे 1 वाली, वो वाली कमांड कर देना npx को हटाकर। बस सिर्फ create react app day 1। 1 मिनट सूरज, हाँ वो बस ये उसमें लिखना है, डलवा रहे हो क्या, रूट फोल्डर में डलवा रहे हो, ये मतलब है? रूट। हाँ उसी में बन जाएगी, और उसमें क्या होगा कि डे 1 से वो बन जाएगी रूट, जो हमारी रिएक्ट से इसने डे 1 से क्रिएट कर रखी है ना फाइल, वो फोल्डर में एक और फोल्डर बनेगा डे 1 का। डे 1 के अंदर में फिर सारी जो भी फाइल्स बननी है, वो एंगुलर की और नोड जेएस की, सारी वो बन जाएंगी उसमें। नहीं, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जो तुम बता रहे हो ना, तो जो मैं बता रहा हूँ इससे इससे दोबारा दिक्कत नहीं आएगी कभी, वरना वो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपने जैसे कहा था कि वो ग्लोबल बन जाएगा, तो ग्लोबल को आपको डिलीट करने के लिए आपने कहा, अच्छा, फिर वो डिलीट करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, वो तुमने ही भेजी थी क्या वो कमांड? हाँ हाँ, वो मेरी थी। हाँ, तो मैंने वही बोला था ना कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने तब भी बोला था कि ग्लोबल जो है रेकमेंडेड नहीं होता, बट अभी मैंने देखा इशू क्या आ रहा है, तो इसमें विंडोज में एक ही ऑप्शन है कि ग्लोबल ही करो। या इससे बढ़िया इसको, या तो जो भी है दीपक है कि कौन है, इसको डिलीट करके, और जहाँ पर आपने फाइल बनाई है रिएक्ट किया जिसकी, उसमें से स्टार्ट करो, मैं बताता हूँ, वैसे बना लो, अब नहीं, तुरंत बट बन जाएगी वहाँ। मेरी बात सुनो, जो तुम बोल रहे हो ना वो सही है, बट वो एक ही फोल्डर के लिए सही है। जो तरीका है जो तुम बता रहे हो वो सिर्फ एक ही फोल्डर पे काम करेगा। उसके बाद मान लो मैं तो 1 हफ्ते ही सिखा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद तो तुम पता नहीं कब तक काम करते रहोगे, तो हर बार दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये कमांड। तो जो बोल रहा हूँ मैं, ग्लोबल वाली कमांड वही लिख दो। ठीक है। इस इस कमांड को लिखने के बाद दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा दूसरा, जहाँ से मैंने सबसे पहले कमांड बताई थी npx वाली, ये लिख दो बस। ओके, npm ig create react app, मैं एंटर कर रहा हूँ इसको। हाँ, अब ये बनेगा पहले, बस अब किसी भी फोल्डर में जाके तुम ट्राई कर लेना npx वाली और कमांड आ गया। जो मैंने डे। हाँ, 1 मिनट, हाँ सही है यार, ओके। अब किसी भी फोल्डर में जाके ट्राई कर लो, इस फोल्डर में मत करो, किसी भी फोल्डर में जाके ट्राई कर लो जहाँ पे मना है इंस्टॉल करने को, मतलब एक ऐप बनाने का। मुझे बताओ किस फोल्डर में जाना है, वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाके ट्राई करें दीपक?
हेलो। हेलो। आगे क्या करना है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप किसी और फोल्डर में जाके कहीं पे भी ट्राई कर लो, npx वाली कमांड काम कर जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में ट्राई अरे करना इंस्टॉल रिएक्ट ऐप बना के। मतलब एक नया फोल्डर बनाऊं मैं अब? नहीं, एक नया फोल्डर नहीं बनाना, जो भी एग्जिस्टिंग फोल्डर है ना रिएक्ट वाले फोल्डर को छोड़ के और डेस्कटॉप को छोड़ के, इसके अलावा कहीं पे भी मुझे बताओ कहाँ जाना है बनाने के लिए। सी में चले जाते हैं और सी ड्राइव में। इसमें सी ड्राइव। सी ड्राइव छोड़ो, थोड़ी रिस्की हो जाएगी वहां पे काम करना। डॉक्यूमेंट्स में चलना चाहिए। अच्छा, मैंने कमांड लिखी है, इससे डॉक्यूमेंट्स में जाओ। cd कमांड डॉक्यूमेंट्स कॉपी। तो ठीक है, फिर मैं कोई और फोल्डर बना लूं डेस्कटॉप पर ही? हाँ मर्जी है, उसमें बना लो, कोई और फोल्डर बना लो। हाँ, हाँ बनाओ कोई फोल्डर। एक्सक्यूज मी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कोई और ही फोल्डर बना के देखते हैं। या react PR हेलो। नो भाई। इसमें डालूंगा रिएक्ट प्रैक्टिस। हेलो भैया, सिद्धार्थ भैया। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। भैया मेरा वो इंस्टॉल हो गया, बता रहा 5 पैकेजेस लिस्ट है, उनको परमिशन चाहिए। परमिशन चाहिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। कौन सा इसका? नहीं नहीं, मैं नहीं, हसन को बोल रहा था, ये जो मैंने कमांड भेजी है वो लिख दो। दीपक। लिख दी मैंने, एंटर कर दो। मुझे दिख नहीं रही है तो पता नहीं कौन सी डॉक्यूमेंट्स वाली कमांड बोल रहे हो या फिर दूसरी? cd डॉट डॉट बैकस्लैश डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स वाली लिखनी ही नहीं है ना, क्योंकि तुमने नया फोल्डर बना लिया रिएक्ट प्रा नाम से। हाँ, रिएक्ट प्रैक्टिस। हाँ तो फिर जो मैंने कमांड लिखी है वो लिख दो। रिएक्ट PRE है ना ये? हाँ, रिएक्ट PRE। एंटर। आ गया, रिएक्ट PRA आ गया। हाँ, अब यहाँ पे npx वाली कमांड लिख दो, अब पक्का है कि चल जाएगी। अब मैं वो npx करूं? हाँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डे 1। हाँ, इस बार कुछ और नाम रख लो डे वन की जगह। ये दिखा रहा है दिस वर्जन इज नो लॉन्गर एंड विल नॉट सपोर्ट प्लीज अपग्रेड ASAP at 65% courses are looking for funding, run npm for details। भैया मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, आपको टाइप। npm फंड क्यों लिखा उसकी? भाई वो मत लिखा करो, वो पैसे भेजने के लिए होता है प्रोजेक्ट्स को। npm फंड नहीं लिखना होगा। कौन सी अभी डाली थी कमांड, वो npm इंस्टॉल वाली डाली थी? मैंने PRA वाली डाली है, रिएक्ट PRA। यार जो मैंने अभी नया फोल्डर बनाया था अभी मैंने। एक मिनट रुक जाओ। हाँ एक मिनट हसन, मैं अभी सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, एक बार दीपक का खत्म कर देता हूँ। ये जो रिएक्ट प्रा लिखा है इसके अंदर npx वाली कमांड लिखो ना दीपक। npx create react day 1। रिएक्ट ऐप डे वन, हाँ। लिख दी, एंटर।
creating a new React app in React practice day 1 हाँ बढ़िया। देखो अब जो मैंने 3115 कमांड्स बताई थी ना पहले, वो npx वाली और फिर cd फिर npm start, किसी ने लिखी है तो वो अब सारी काम करेंगी, अब दिक्कत नहीं आएगी दोबारा। भाई वाइट वाला क्यों नहीं यूज करते हम? क्या वाइट वाला? हो गया। भाई मेरे पैकेज डाउनलोड हो चुके हैं लेकिन एरर आ रहा है पैकेज डाउनलोड होने के बाद। npm i वाली कमांड लिखी थी जो मैंने बताई थी। आई ग्लो npm ig create फिर तो नहीं आना चाहिए एरर। दीपक का तो रिजॉल्व हो ही गया है, पर यही एक्सपेक्ट था आउटपुट जो होना चाहिए। npm create white latest वाली कमांड क्यों नहीं यूज करते हम? आशीष मुझसे कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, क्या? कि npm white @latest वाली क्यों नहीं यूज करते हम? कौन सी? वापस वो तो टाइप जब कर दो, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही। सिद्धार्थ भाई हाँ बोलो। हैप्पी जैसे मैंने CRA लिखा वैसे ही अब आया नहीं रहा। मुझे वो भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो जो भी दिक्कत आ रही है। भाई मेरे में आ गया पहले की तरह ही आ गया हैप्पी हैकिंग दूसरे बढ़िया। फोल्डर के साथ। दीपक मैं यही आपको है। हेलो दीपक हेलो, यही आना चाहिए। हो गया अब सही। सर भेज दिया मैंने। वेरीफाई कर देखो, सकते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं? वो cd day1 करके जो उसमें कमांड लिखी हुई है ना, cd day1 और npm start, वो करके देख लो। कहाँ पर लिखी होगी? CD हरप्रीत तो मैंने उसमें मैसेज CD लिखा day हुआ 1 है, लिखना देख है। लेना। ओके हाँ जी सर क्रिएट करूँ मैं? तो यार मुझे आवाज नहीं आ रही किसी day की भी। रुक जाओ। 1 सर क्रिएट करूँ मैं जो आपने कहा CD day 1? अच्छा डन। हेलो कोई सर कंफर्मेशन? मेरा देखा आपने? हरप्रीत मैंने देख लिया, 1 मिनट रुक जाओ। दीपक वो cd day1 की बाद एंटर कर दो और फिर npm start लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, ओके अब स्क्रीन CD शेयरिंग day बंद 1 कर दो। NPM और स्टार्ट हाँ हो गया। हाँ एंटर। हाँ, अब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, सही आउटपुट ही आएगा। ये आ गया। हाँ अलाउ एक्सेस। ओके बॉय हो गया लोकल होस्ट 3000। हाँ भाई सही हो गया, शेयरिंग बंद कर दो। ओके थैंक यू। हरप्रीत सर मैं दिखाऊं शेयरिंग? नहीं, मैंने आप देख लिया, अगर दिखाने की नीड नहीं है। मतलब अगर मुझे अब कभी भी रिएक्ट पे काम करना हो तो मुझे सीधा ये वाला ही खोलना होगा पावर शेल का ही। जो 1 मिनट, कौन बोल रहा है यार? हरप्रीत बोल रहे दीपक हैं फिर दीपक? दीपक 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 आप जो आप जब भी काम करना होगा उसमें तो वही रिएक्ट प्रा वाला खोल लेना। मतलब कोई भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, कहीं पे भी क्रिएट हो जाएगा। मतलब उससे भी हो जाएगा, अब VS कोड से भी चला लूंगा मैं इसे। हाँ कहीं से भी चल जाएगा। हेलो लो कहीं से भी चल जाएगा।